हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का। फाइनली आपका गणित के पेपर होने के बाद हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं के लिए विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 है। कक्षा 9वीं विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। समय 3 घंटे रहेगा। आपका 75 नंबर का पेपर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए निर्देश आपको दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सामने, मतलब जो प्रश्न है उनके अंक यहाँ पर हैं, जितने भी नंबर का प्रश्न है। 1 से 5 तक के आपके वस्तुनिष्ठ हैं, पर 6 से 23 तक के सभी प्रश्न हैं जिनमें आंतरिक विकल्प यानी अथवा सहित प्रश्न है। सभी प्रश्न हम करेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पर है, सही विकल्प का चयन करना है। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। तो देखिए सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको लिखते बताते जाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए हम इस प्रकार से लिखेंगे, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिख देना है। प्रश्न 1 के उत्तर। ठीक है, प्रश्न 1 के उत्तर। ठीक है, ऐसे डाल लेना है। प्रश्न 1 का जो उत्तर है हम लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा हमारा, क्या पूछा है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। तो हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, मेहनत को कहते हैं। तो इसमें आपको पहले में मेहनत लिख देना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका हो जाता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ड निम्न हैं। यानी कि जो नाक से उच्चारित होते हैं, जैसे अंग, ठीक है, इंग, न, म, तो इसमें नासिका से उच्चारित होते हैं ये। ठीक है, तो इसमें बा वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अंग, इंग, ना और माँ। ठीक है, ये हो जाएंगी। तीसरा प्रश्न देखिए, बी वाला आपको टिक कर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कबीरदास जी की भाषा है। कबीरदास जी की भाषा क्या है। तो कबीरदास जी की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है। ठीक है, तो सदुक्कड़ी आपको लिख देना है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है कि रस के अंग कितने होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, तो रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, याद भी रख लीजिए। तो आपका 4 इसमें लिख देना है, 4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, स्थायी भाव जैसे पूछ ले तो लिख देना स्थायी भाव, विभाव, ठीक है, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, तो ये रस के 4 अंग होते हैं। अगला देखिए, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। पांचवा प्रश्न है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जब 2 वर्ण मिलते हैं तो संधि बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ वाला मतलब संधि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए यदि 2 शब्द लिखता, यहाँ पर 2 शब्द लिखता, तो यहाँ पर आपको लिखना था 2 शब्दों के मेल से समास उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन इसमें वर्ड पूछा है तो संधि आपका ऑप्शन ए वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न इसमें है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। इस जल प्रलय में पाठ की विधा क्या है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर हम लिखते हैं। ठीक है, प्रश्न 2 के उत्तर से डाल लीजिए, प्रश्न 2 के उत्तर। तो प्रश्न 2 का पहला है कि इस, अच्छा ये तो हम हमारा अभी इसी का है, प्रश्न 1 का है। तो प्रश्न 1 का पहले हम लिख लेते हैं, इस जल प्रलय में। ठीक है, ये वाला प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो क्या विधा है, तो ये रिपोर्टाज है। ठीक है, तो इसमें आपको रिपोर्टाज लिख देना है, रिपोर्टाज। ठीक है, रिपोर्टाज। ठीक है, यही हो जाएंगे हमारे। अब हम प्रश्न 2 के यानी रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान पहला पूछा गया है। रिक्त स्थान में पहला पूछा है, तथा प्लस एव क्या हो जाएगा आपका। तो तथा प्लस एव क्या हो जाएगा, तथैव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहले वाले में आपको लिख लेना है तथैव। ठीक है, तो तथैव आपको लिख लेना है। दूसरा प्रश्न पूछा है आपका, दूसरा पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान खालिस्तान में है। तो अमेरिका में नासा। ठीक है, नासा में है। ठीक है, ठीक है, संस्थान कहाँ पर है, नासा है, जो कि अमेरिका में है। नासा अमेरिका आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जायसी का खालिस्तान प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध जो महाकाव्य है वो कौन सा है, पद्मावत। ठीक है, पद्मावत आपको लिख देना है आंसर। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, याद रखिएगा, उत्साह है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कमाई में प्रत्यय खालिस्तान है। तो कमाई में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आई प्रत्यय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र हैं। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल यहाँ पर 6 पात्र हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 6 आपको लिख देना है, 6 पात्र हैं। ठीक है, ये हमारे प्रश्न 2 के उत्तर हो गए। अब हम देखते हैं प्रश्न 3, सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी लिखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग सही जोड़ी गलत लिखते हैं पर पेपर में। तो प्रश्न 3 देखिए, प्रश्न 3 का उत्तर ऐसे लिखेंगे और सही जोड़ी कैसे लिखनी होती है। ठीक है, तो देखिए पहले डालेंगे हम यहाँ पर, इस जल प्रलय में, इस जल
प्रलय में, ठीक है, ऐसे लिखना है। और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका इस जल प्रलय में। इसका सही आंसर है आपका फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है। तो फणीश्वरनाथ रेणु आपको इस पर मतलब इसको सामने लिख देना है इसके, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। दूसरा प्रश्न इसमें है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मेरे संग की औरतें, मेरे संग की औरतें हैं तो इसका आपको क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा, ये किसने लिखा है, मृदुला गर्ग, ठीक है। तो इसमें आप पहले इसको लिखेंगे मेरे संग की औरतें, इसमें लिखेंगे फिर मृदुला गर्ग, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न है बाघ। तो बाघ जो है किसने लिखे हैं, बाघ एक प्रकार से लिखी हैं कश्मीरी कवित्री ने, ठीक है। तो कश्मीरी कवित्री आपको लिख देना है, ये देखिए ये कश्मीरी कवित्री से मैच कर देना है कवित्री। तो जो सही उत्तर जो है उसका सामने आपको लिखना है, ना कि ऐसे ऐसे कटपिट नहीं करना है, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या होते हैं, तो अलंकार होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या होते हैं, अलंकार होते हैं। तो अलंकार देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ ना, ये वाला अलंकार लिख देंगे। लिहासा की ओर पाठ के लेखक कौन है, लिहासा की ओर राहुल संस्क्यातन है, ठीक है, संकृत्यायन, लिहासा की ओर राहुल संकृत्यायन, ठीक है, उसी में से देख के लिख देंगे, ये लिखा है। झूरी का साला कौन था, झूरी का साला था गया, ठीक है, झूरी का साला कौन था, गया, उसका नाम गया था। तो इस प्रकार से देखिए हमारी सही जोड़ी हो जाती है। प्रश्न 3 सही जोड़ी देखिए हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। आपको मैंने देखिए प्रश्न 2 के उत्तर बता दिए हैं, प्रश्न 1 के भी उत्तर मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है सत्य सत्य, ठीक है, सत्य सत्य है, सत्य सत्य का चयन करना है, ठीक है। तो सत्य सत्य पूछा है, तो चलिए इसके मैं आपको बता देता हूँ सत्य सत्य कैसे करने हैं। देखिए सत्य सत्य का चयन करें। पहला है मेहमानों को पापड़ बहुत पसंद थे, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रश्न 4 के मैं उत्तर आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसमें मैं आपको बताता हूँ प्रश्न 4 के उत्तर। तो देखिए इस प्रकार से लिखेंगे प्रश्न 4 का, देखिए प्रश्न 4 का उत्तर, देखिए प्रश्न 4, ठीक है, का उत्तर ऐसे डाला रहता है पेपर में हमेशा। तो देखिए इस प्रकार से लिखेंगे आप यहाँ पर, क्या पूछा है, मेहमानों को पापड़ बहुत पसंद थे, तो हाँ ये सत्य है, तो इसमें आपको सत्य लिख देना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है नमक का दारोगा के लेखक कौन है, प्रेमचंद है, तो यहाँ सत्य है, इसका प्रेमचंद ही है। तीसरा है कामायनी के रचयिता तुलसीदास हैं, तो असत्य है क्योंकि तुलसीदास नहीं है, जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, महाकाव्य में एक सर्ग होता है, तो ये गलत है, तो असत्य होते हैं, मतलब असत्य हो जाएगा क्योंकि 7 या 8 से ज़्यादा, मतलब 7 या 8 से ज़्यादा ही होते हैं। उसके बाद पांचवा देखिए तिब्बती ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है, तो हाँ ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। छठा प्रश्न देख लीजिए, इसमें पूछ रहा है कि लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था, तो नहीं देखा था, इसलिए असत्य हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे सत्य असत्य भी देख लीजिए, ये सभी सत्य सत्य। प्रश्न क्रमांक 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा पूछ रहा है एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक हम देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक, चलिए हमारा कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 5, ठीक है। 5 का उत्तर पहला देखिए कि क्या पूछ रहा है कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं। तो छायावाद के 4 स्तंभ कवि पहले हैं पंत, सुमित्रानंद पंत, दूसरे हैं प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, और चौथी है महादेवी वर्मा, ठीक है। पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा, इसे याद रखना। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा के देखिए पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 होती है। तो हमसे केवल पूछा है प्रथम चरण में, तो प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है, तो प्रेमचंद आ जाएगा आंसर। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर अब हम देख लेते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा है, ये तो हमने देख लिया, हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद हो जाएगा। चौथा प्रश्न है ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ होता है, तो चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, चौथे प्रश्न का हानि पहुंचाना, ठीक है, ठीक है ना।
अगला प्रश्न देखिए, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कुल कितने भाई हैं? तो कुल 5 बहन और 1 भाई। ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर है कुल 5 बहन 1 भाई। ठीक है, अब देखिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न कह रहा है, जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे देखिए प्रश्न क्रमांक 5 भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो चलिए, अब हमारे पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए, ठीक है ना। अब देखिए आगे का प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है? चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखिए, मैं बता दूंगा आपको। अंतरिक्ष यात्री, ये रहा आपका इसका आंसर। तो देखिए यहाँ से आप लिखेंगे, ब्रिजकोस की पुस्तक में आपको ये मिल जाएगा। तो अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट या वैज्ञानिक होते हैं जो अपने हर काम में पारंगत होते हैं। वे सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष के तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी रखते हैं। तो इतना आपको लिख देना है प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। ठीक है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर देखिए आप इस प्रकार से लिखेंगे, मासिक वेतन को, देखिए यहाँ से लिखेंगे, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है क्योंकि वह महीने में एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वेतन भी एक ही दिन आता है, जैसे जैसे माह आगे बढ़ता जाता है वैसे ही वह खर्च होते जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा वाला उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, अब अथवा में अगला मतलब 7वां क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो प्रश्न क्रमांक 7 है। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का हमसे पूछा है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो देख लीजिए, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न बैंक में ही हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो देखिए ये रहा इसका आंसर। देखिए ये रहा, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो देखिए यहाँ से लिखेंगे, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है जिसमें मनुष्य के मन में स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। ठीक है ना। अगला इसमें पूछा है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो इसका आंसर लिखेंगे, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है और कहीं भी विचरण कर सकती है, जबकि कवि परतंत्र है यानी जेल में बंद है। कोयल अपना बसेरा पेड़ की हरी टहनियों के बीच बसाए हुए है, जबकि कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल के मधुर गाने को सुनकर लोग आनंद लेते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, जबकि जबकि कवि का गान तत्कालीन परिस्थितियों में लोग सुनना भी गुनाह समझते थे। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको इसका आंसर कर देना है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं? तो इसका आंसर देखिए यहाँ से लिखेंगे आप लोग, मैं आपको बता दूँ। प्रश्न क्रमांक देखिए यहाँ से लिखेंगे, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार से फायदेमंद हैं, किस प्रकार लाभदायक हैं? तो पहला है, पेड़ों से हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्रदान, मतलब पेड़ हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ों से हमें फल प्राप्त होते हैं। पेड़ बाढ़ के खतरे को कम कर देते हैं। पेड़ बारिश लाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक इसमें 8 हो गया हमारा। ठीक है, और इसमें अथवा में है, दिए गए शब्दों से कविता बनाकर लिखिए। जंगल, घर, पहाड़, चिड़िया, जानवर, कमल, ठीक है, ये सब हैं। इसमें आपको इससे देखकर ही कविता बनानी है। तो इस प्रकार से कविता बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में देखिए, सभी जानवर चले जंगल की ओर, पहाड़ के किनारे बनाए सुंदर घर, पेड़ लगाए कई सारे तालाब के किनारे, चिड़िया आई फिर कमल को खिलाने। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, जंगल, घर, पेड़, चिड़िया, इन सब से आपको इस प्रकार से कहानी मतलब कविता बना देनी है। ठीक है, इस प्रकार से कविता बन जाएगी। कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की विशेषता लिखनी है। प्रश्न क्रमांक जो 9 है। ठीक है, और इसके अथवा में सुमित्रानंदन पंत के भाव सुंदर की 2 विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की विशेषता इस प्रकार से हो जाएंगी। प्रश्न क्रमांक ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, और उसके अथवा में जो पूछा है, सुमित्रानंदन पंत के भाव सुंदर की विशेषता, तो ये उनका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा हमारा यहाँ तक। अब भक्ति काल के 2 कवि, ठीक है, भक्ति काल के 2 कवि एवं प्रत्येक की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। ठीक है, तो 9वां हो गया। 10वां देख लेते हैं, भक्ति काल के 2 कवि और प्रत्येक की 2 रचनाएं लिखनी है। तो देख लीजिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये रहा, भक्ति काल के 2 कवि, प्रत्येक की 2 रचनाएं। जैसे सूरदास हैं, सूरदास की 2 रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली है। ध्रुवदास हैं, इनकी ब्रज लीला है, दान लीला। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं।
तुलसीदास का भी लिख सकते हैं यदि आप लिखना चाहें तो। इस प्रकार से देखिए 2 हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके अथवा में जो पूछा है हमसे छायावाद की विशेषता लिखनी है, तो छायावाद की विशेषता यहाँ से हो जाएंगी। छायावाद की देखिए विशेषता हो जाएंगी, एक ये विशेषता हो जाएगी इतनी, और उसके बाद दूसरी विशेषता ये हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखिए इसमें रस किसे कहते हैं, इसके अंगों के नाम लिखिए, ठीक है। छायावाद की विशेषता हो गई, रस किसे कहते हैं, इसके अंगों के नाम लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 11 है, तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, देखिए ये रहा इसका आंसर, रस किसे कहते हैं, इसके अंगों के नाम लिखना है। तो मैंने आपकी जो अभी अंग तो मैंने बता ही दिए हैं आपको, ठीक है वही है, रस किसे कहते हैं। देखिए ये हो जाएगा यहाँ से रस, और इसके अंग हो जाएंगे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। आलम्बन ये सब भाव जागृत होते हैं, वही संचारी भाव, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं इसका आंसर। अगला देखते हैं, दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो 11वें का अथवा है, 2 नंबर का ही है। तो देख सकते हैं दोहा की परिभाषा, देखिए दोहा चंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, अंत में गुरु लघु होता है, ठीक है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उरे, मोती मानुष चून, ये उदाहरण लिख देंगे, ठीक है। तो दोहा की परिभाषा हो जाती है। तो प्रश्न क्रमांक कहाँ तक हमने देख लिए, प्रश्न क्रमांक 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे का जो पेपर है मैं आपको पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में, और साथ ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 में ये प्रश्न आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है, साथ ही इनके आंसर भी आपको पार्ट 2 में ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में मैं आपको सभी आंसर यहाँ तक पूरे कंप्लीट करवाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, साथ ही इंस्टा पर फॉलो करना मत भूलिए।